नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 72 भूस्खलन। ध्रुव रीबॉर्न कंपनी की अगली योजनाओं के बारे में दिया से बात करने के बाद पार्च्ड लैंड्स वापस चला गया। उसे कंक्रीट के उपयोगों के बारे में बताने के बाद वह जल्दी ही समझ गई और उसे पता चल गया कि यह एक बड़ी सफलता होने जा रही है। हालांकि दिया ने निर्णय लिया कि कंक्रीट बेचना शुरू करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्टॉक में इसकी निरंतर उपलब्धता बनी रहे। कुछ महीने पहले जब उन्होंने प्लम्बिंग सिस्टम की घोषणा की थी, उसके बाद उनके कार्यालय में काम बहुत व्यस्त हो गया था। तब से वह अपना सबक सीख चुकी थीं। उन्होंने किंग्सब्रिज में नल और शावर की मांग कितनी होगी इसका अंदाजा कम लगाया, जिसके कारण रीबॉर्न के दफ्तरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि उन्हें मांग को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ी। इस बीच उन्हें ज्यादा कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। दिया ने भविष्यवाणी की कि कंक्रीट की मांग प्लम्बिंग प्रणाली के बराबर या उससे अधिक होगी। आखिर कंक्रीट से किंग्सब्रिज के चारों ओर 10 फुट ऊंची दीवार कुछ ही दिनों में खड़ी करना संभव था। इतनी कम समय सीमा बेहद बेतुकी थी। अन्य सामग्रियों की तुलना में इसकी मजबूती, टिकाऊपन और सस्तेपन के कारण हर कोई अपनी इमारतों के निर्माण के लिए कंक्रीट का ही उपयोग करना पसंद करेगा। इसलिए ध्रुव और दिया दोनों ने पहले पार्च्ड लैंड से वैंडरबिल्ट एस्टेट तक एक उचित सड़क बनाने का निर्णय लिया, ताकि ध्रुव के गांव द्वारा बनाए जाने वाले कंक्रीट को आसानी से ले जाया जा सके। दोनों स्थानों को सीधे जोड़ने वाले राजमार्ग के कारण दिया को इसके निर्माण के एक सप्ताह के भीतर आसानी से कंक्रीट की पर्याप्त खेप प्राप्त हो सकती थी। बेशक इसका मतलब ये था कि ध्रुव को इस शिपमेंट के लिए एक बड़े ट्रक ऑटोमोबाइल को कस्टमाइज करना था। उसने पहले से ही इस नए वाहन को बनाने में चिंटू की मदद लेने की योजना बनाई थी, जिससे नई कार के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। राजमार्ग बनाने का एक अन्य लाभ यह था कि गांव के लोग अपनी जरूरत की सामग्री आसानी से दिया से खरीद सकते थे। ध्रुव और गांव को पार्च्ड लैंड्स में बहुत सी ऐसी चीजों की जरूरत थी जो उन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती थी। भोजन के लिए मसाले, खेत के लिए बीज तथा अन्य विदेशी सामग्रियां थीं, जिन्हें वे केवल मानवीय क्षेत्र में रीबॉर्न की बड़ी क्रय शक्ति का उपयोग करके ही प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने गांव के लिए सामान के आदान प्रदान के लिए दिया को ललित के साथ समन्वय करने को कहा। वे इस बात पर सहमत हुए कि हर दूसरे सप्ताह मैंकी का एक समूह दिया द्वारा भेजे गए उत्पादों को लेने के लिए वैंडरबिल्ट एस्टेट की यात्रा करेगा। इससे गांव के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी, विशेष रूप से नव विकसित होब मैंकीज के बड़े पैमाने पर आगमन के साथ। इसलिए दिया से बातचीत के बाद ध्रुव ने फिलहाल उन सभी चीजों का ध्यान रख लिया था जिनका वह ध्यान रख सकता था। कहीं बाहर किंग्स क्षेत्र और क्वींस क्षेत्र को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं की घाटियों के बीच जमीन तीव्रता के साथ कांपने लगी। पेड़ जमीन से उखड़ गए। पक्षी और जानवर अपने आवासों से भागकर अधिक स्थिर जमीन की तलाश में चले गए। यहां तक कि फेरीवालों का स्थापित मार्ग भी ढीली जमीन के एक संग्रह से अधिक कुछ नहीं रह गया। इस भूकंप की तीव्रता के कारण पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर चट्टानों से नीचे जमीन की ओर लुढ़कने लगे। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तीव्रता पहले से भी अधिक होती गई, जिससे स्थिर पर्वत अपनी स्थिति से हिलने लगे। अभूतपूर्व पैमाने पर भूस्खलन ने किंग्स क्षेत्र और क्वींस क्षेत्र के बीच की सीमा के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे फिलहाल ये पार करने योग्य नहीं रह गया है। हालांकि केवल यही वह चीज नहीं थी जो प्रभावित हुई। धातु विज्ञान में अपनी निपुणता के लिए विख्यात रघुनाथ वंश अप्रत्याशित रूप से आए सुनामी जैसे भूस्खलन के हमले से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गया। इससे कोई मदद नहीं मिली कि यह सब देर रात हुआ, जब अधिकांश बौने या तो सो रहे थे या शराब में डूबे हुए थे। लेकिन निश्चित रूप से उनकी मजबूत निर्माण पद्धति के कारण उनकी इमारतें भूस्खलन की पहली लहर से बच गईं, जिससे उन्हें प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने का समय मिल गया। बौने असहाय होकर केवल देख सकते थे कि भूस्खलन के कारण उनके घर और भट्टियां मलबे में तब्दील हो गईं। यद्यपि यह पर्वतों से लाई गई कीचड़युक्त मिट्टी और चट्टानों से बना था, फिर भी जिस गति से वे उनके क्षेत्र में आए, वह कुछ ही मिनटों में उनकी अधिकांश बौनी संरचनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इस बीच रघुनाथ को गहरी नींद से जगाया गया और उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। उसने अपने राज्य को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत अपने महानतम इंजीनियरों और लोहारों को इकट्ठा किया। एक लंबी बैठक के बाद बौनों में आम सहमति यह बनी कि भूस्खलन के कारण ढही दीवार के एक हिस्से को फिर से बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इस गड़बड़ी में फंसे दुर्भाग्यपूर्ण बौनों के घरों और भट्टियों का पुनर्निर्माण शुरू करने में उन्हें और भी कई महीने लगेंगे। यद्यपि इस विपत्ति से किसी बौने को कोई हानि नहीं हुई, फिर भी रघुनाथ चिंता के कारण अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाने से नहीं रोक सके।
आखिरकार दीवार के नष्ट हो जाने और हजारों बौनों के घर से बाहर निकल जाने के कारण उनका राज्य अब बाहरी दुनिया के लिए असुरक्षित हो गया था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वे अपनी शिल्पकला में वर्तमान प्रगति के बावजूद भी हल नहीं कर सके। अतः रघुनाथ अपने सिंहासन पर बैठे रहे और गंभीर विचार में डूबे रहे तथा अपनी वर्तमान समस्या का समाधान सोचने लगे। कुछ दिनों के बाद ये खबर रघुनाथ डॉम के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। विशेष रूप से ये बात वर्तमान विश्व के महानतम व्यवसायी देवराज वर्मा के कानों तक पहुंची। जब उनके सलाहकारों ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया तो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा उठे। उन्होंने निर्णायक रूप से कहा, रघुनाथ के पास एक प्रतिनिधि भेजो। उनसे कहो कि हम उन्हें अपना राज्य फिर से बनाने के लिए सभी तरह के धन, सामग्री और जनशक्ति मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। देवराज को तुरंत पता चल गया कि यह उसके लिए जिद्दी बूढ़े रघुनाथ को तोड़ने का एक बार मिलने वाला मौका था। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महान व्यवसायी वैंडरबिल्ट लैंड के रूप में अपने सफल इतिहास में भी देवराज हमेशा अपने व्यवसाय को रघुनाथ डॉम तक फैलाने में असफल रहे। उन्होंने किसी भी ऐसे इंसान को अस्वीकार कर दिया जो उनकी कंपनी को अपने दायरे में लाने की कोशिश करता था। खोज लेकिन अब उसे एक मौका दिखाई दिया। अगर वह रघुनाथ की कृपा प्राप्त कर लेता तो देवराज को अंततः व्यापार का आदान प्रदान करने और बौनों से विशेष उत्पाद प्राप्त करने का मौका मिल सकता था। हालांकि यह असंभव था, फिर भी उन्हें एक मौका तो लेना ही था। सफलता का मतलब था कि उन्हें इतिहास में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। है न? अध्याय 73। बौना गांव ध्रुव पार्च्ड लैंड्स में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब अचानक उसने हवा में गड़बड़ी महसूस की। वह तुरंत उठ बैठा और अपने सर्वोच्च कौशल का प्रयोग किया, मन संग्रह, जिससे वह अतीत की वास्तविकता को देख सका और अपने आसपास उपस्थित अदृश्य तात्विक मन को देख सका। वह जो देख सकता था उससे पता चलता था कि गांव के अंदर या यहाँ तक कि पार्च्ड लैंड्स में भी कोई तत्काल खतरा नहीं था। संकट दूर की भूमि से आया हुआ लग रहा था, किंग्स क्षेत्र से कहीं दूर। उन्होंने तुरंत अपने क्लोनों के साथ अपने परिवार का हालचाल पूछा और यह जानकर राहत महसूस की कि वे ठीक हैं तथा उनकी माँ और पिता रात में गहरी नींद में सो रहे हैं। श्रेया 2। ओह, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? आसपास के क्षेत्र में पृथ्वी मान की हलचल के कारण जमीन की टेक्टोनिक प्लेटों में बड़ा विस्थापन हुआ जिससे भूमि का स्थानांतरण हुआ। कुछ गणनाओं के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि यह समस्या किंग्स और क्वींस क्षेत्र के बीच की सीमा के पास दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं पर उत्पन्न हुई है। परिदृश्य में इतने बड़े परिवर्तन के कारण ध्रुव को यकीन था कि इस प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे निर्दोष लोग बिना तैयारी के फंस गए होंगे। जब उन्होंने मन ही मन देश के नक्शे को देखा तो उन्होंने देखा कि पर्वत श्रृंखलाओं की सीमा पर कुछ बौने गांव थे जो भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते थे। उसने तुरंत ही अपने क्लोन के साथ दिया की छाया में अपना स्थान बदल लिया तथा अपने असली शरीर को किंग्सब्रिज सिटी में रीबॉर्न के मुख्य कार्यालय में ले गया। इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, ध्रुव ने कहा और वह दिया के पीछे आ गया जो आधी रात तक जागती रही थी। कोई चिंता की बात नहीं है युवा मास्टर, मैं क्वींस क्षेत्र में हमारे अंतिम विस्तार के लिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी कर रही थी, उसने कहा। उसकी आंखों के नीचे स्पष्ट रूप से बैग थे। ये कहते हुए मुझे खेद है लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा। पहाड़ों में कुछ हुआ है। ध्रुव ने श्रेया 2 ओ द्वारा बताई गई सारी बातें दिया को समझा दी। एक तेज तर्रार बिजनेस मैनेजर होने के नाते दिया को तुरंत पता चल गया कि इस आपदा से बहुत सारे व्यवसाय प्रभावित होंगे और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था रघुनाथ धाम, जो भूकंप के बाद की पूरी मार झेलता हुआ प्रतीत हुआ। ध्रुव ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा, क्या आप कुछ लोगों को ये देखने के लिए भेज सकते हैं कि क्या कोई परिवार इससे प्रभावित है? मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। दिया ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं जल्द से जल्द अपने कुछ कर्मचारियों को इलाके की खोजबीन करने के लिए भेजूंगी। जब हमारे पास ज्यादा जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ध्रुव जानता था कि इतनी बड़ी आपदा के लिए समय बहुत कीमती है। ये कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके सभी क्लोन अन्य लोगों की छाया में छिपे हुए हैं। श्रेया 2 ओह, क्या तुम मुझे रानी के क्षेत्र के सबसे नजदीक कोई क्लोन ढूंढ सकती हो? निश्चित रूप से। वर्तमान में एक एकल रीबॉर्न पैडलर भूस्खलन क्षेत्र को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। मैं अब जा रहा हूँ दिया, मुझे ये स्वयं देखना है, उसने कहा और उसका शरीर अचानक शुद्ध अंधकार में बदल गया जो शीघ्र ही कैटेल की छाया में विलीन हो गया। ध्रुव पुनर्जन्म वाले फेरी वाले की छाया से बाहर निकल आया जो भूस्खलन से दूर चला जा रहा था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ध्रुव जादुई तरीके से उसके पीछे प्रकट हो गया था। जैसे ही वह हवा में तैरने लगा उसके पैरों के तलवों से वायुमंडल फूट पड़ी जिससे वह भूस्खलन को आसानी से पार कर गया।
उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि कुछ मिट्टी का मिश्रण फैला हुआ है जो बिना जड़ वाले पेड़ों और बड़े बड़े पत्थरों से बना है तथा कुछ दूरी पर रघुनाथ मंदिर की ओर जा रहा है। जैसे ही उसने अपने सर्वोच्च कौशल को सक्रिय किया, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं तथा वह क्षेत्र में प्रकाशमान की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है कि डाकमैना की अनुपस्थिति ने उन्हें बताया कि इस आपदा में कोई हताहत नहीं हुआ। वह आगे की ओर तैरता रहा, नीचे की ओर देखता रहा और मदद की तलाश में किसी जीवित व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता रहा। कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें एक छोटे से गांव का अवशेष दिखाई दिया। पत्थर के घरों की छतें कीचड़ भरे भूस्खलन से बाहर झांक रही थीं, चिमनियां मलबे से बाहर निकल रही थीं और यहां तक कि रघुनाथ की एक धातु की मूर्ति भी उस धातु और पत्थर के मलबे के बीच तैर रही थी जो कभी इस गांव का हिस्सा हुआ करता था। आगे निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि एक घर के अंदर हल्की मैना का एक बड़ा संग्रह छिपा हुआ था जो भूस्खलन के बावजूद भी खड़ा था। ध्रुव धीरे धीरे नीचे उतरा और बौनों की वास्तुकला का निरीक्षण किया। वे घर से भागने में असमर्थ लग रहे थे क्योंकि प्रवेश द्वार पर मलबा और स्क्रैप भरा हुआ था। अपने हाथ की एक ही लहर से ध्रुव ने शुद्ध मन से बना एक विशाल जादुई हाथ बनाया जिसे जादूगर हाथ कहा जाता है, जिसने दरवाजे में बाधा डालने वाली सारी गंदगी और कीचड़ को आसानी से हटा दिया। जब सब कुछ चला गया तो वह प्रवेश द्वार पर आया और दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे लकड़ी का दरवाजा खुला जिससे भूरे बालों वाली दाढ़ी वाले एक हटे कट्टे बौने की उपस्थिति का पता चला। बौने ने ध्रुव की ओर देखते हुए अपनी आंखें चीख कीं। एक इंसान! मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंसान हमें इस मुश्किल से बचाएगा। ये शब्द कहने पर अधिक से अधिक बौने दरवाजे से बाहर झांकने लगे और ध्रुव को देखने लगे, वह मानव जिसने उन्हें जीवित दफन होने से मुक्त कराया था। ऐसा नहीं था कि वे कृतघ्न थे, बल्कि वे सभी यह उम्मीद करते थे कि कोई साथी बौना ही उन्हें बचाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को अपने जीवन की कीमत बाकी बौनों से ज्यादा थी, वरना उन्हें कई घंटे पहले ही बचा लिया गया होता। धन्यवाद मानव, आपका नाम क्या है? पहले बौने ने ध्रुव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मुझे ध्रुव कहो, उसने बौने से हाथ मिलाते हुए कहा। मेरा नाम ट्रेन आयनहैंड है। मैं और मेरे साथी गांव वाले आपसे मिलने पर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। हमारा इरादा असभ्य होना नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपातकालीन स्थिति में हैं। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी बनाया था वह सब खो दिया है। हमने अपने घर खो दिए हैं, हमारे पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं बचा है। अध्याय 74 बौनों को आमंत्रित करना। ध्रुव ने उनकी अजीब निगाहों को असभ्यता नहीं समझा। आखिरकार उन्होंने अभी अभी कुछ दर्दनाक अनुभव किया था। उनका पूरा गांव कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो गया और अगर वे थोड़े भी सतर्क होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कृपया अंदर आ जाए, ट्रेन ने उसे अपने सुरक्षित ठिकाने पर स्वागत करते हुए कहा। ध्रुव ने बौनों के लगभग नष्ट हो चुके घर में प्रवेश किया और देखा कि बौनों का पूरा गांव इस छोटी सी जगह में ठूस ठूस कर भरा हुआ था। अगर उनका कद छोटा न होता तो वे इतनी छोटी जगह में नहीं समा पाते। आखिरकार उनकी संख्या 3 अंकों के करीब थी। बौने होने के नाते आपने हमारे लिए जो किया है उसका 2 गुना भुगतान करने के लिए हम ऋणी हैं। हालांकि हम वर्तमान में इसे पूरा करने में असमर्थ हैं, ट्रेन ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा। लेकिन ध्रुव ने अपना सिर हिला दिया। अभी इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि आप सभी के लिए यह मुश्किल है। हर कोई बारी बारी से एक ही रोटी का टुकड़ा खा रहा था। यही उनका एकमात्र भोजन था। हमारा अभिमान इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। हमारा गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया है और हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, ट्रेन ने ध्रुव के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्यों नहीं? ध्रुव ने पूछा। क्या आप रघुनाथ वंश का हिस्सा नहीं हैं? क्या वे गांव के पुनर्निर्माण में आपकी मदद नहीं करेंगे? ट्रेन और अन्य लोगों ने कराहते हुए कहा। दुर्भाग्य से उनकी मदद महीनों बाद ही आएगी। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रघुनाथ वर्तमान में राज्य के बाहरी इलाकों में गांवों के पुनर्निर्माण की कोशिश करने से पहले दीवारों के पुनर्निर्माण में अपने सभी संसाधनों को आवंटित कर रहा है। हम उसे दोष नहीं देते। राजा के रूप में उसका कर्तव्य उसे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा दीवारों को प्राथमिकता देने की मांग करता है। हालांकि इससे हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बचती। बौने बहुत निराश दिख रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि भविष्य में उनके लिए क्या होगा। उन्हें ऐसे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया जाएगा जो भूस्खलन से तबाह न हुआ हो और संसाधनों से भरपूर हो। हालांकि इस जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होगा। आखिरकार ये देश मुख्य रूप से मनुष्यों का क्षेत्र था। सब कुछ पहले से ही उनके द्वारा ले लिया गया था या जीत लिया गया था, यहाँ तक कि किंग्स क्षेत्र में भी उनके रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वे मनुष्यों के साथ रहने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे।
अर्धमानव के रूप में बौने अपने समाज में सामान्य नहीं थे। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि यह उनकी जाति थी जिसने सबसे पहले मनुष्यों से खुद को अलग करने का फैसला किया था। इसलिए ट्रेन और बाकी बौनों को या तो महाद्वीप के उन छोरों की खोज करनी होगी जिन पर मानवों ने विजय प्राप्त नहीं की है, या फिर उन्हें विदेश में जाकर अपना भाग्य आजमाना होगा। हम आपकी मदद के लिए आभारी हैं, ध्रुव, लेकिन अगर हम महासागरों तक अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो हमें अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। यदि भाग्य ने ऐसा तय किया तो मुझे आशा है कि हम बेहतर परिस्थितियों में फिर मिलेंगे ताकि हम अपनी जान बचाने के लिए आपका ऋण चुका सकें। ट्रेन अपनी कुर्सी से उठे और ध्रुव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। शेष बौनों ने भी रघुनाथ धाम से दूर जाने के लिए अपना सामान बांधना शुरू करने से पहले ध्रुव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन इससे पहले कि वे अपना सामान पैक कर पाते, ध्रुव ने उन सबके सामने आकर उनसे एक साधारण सी बात पूछी। यदि आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो हमारे गांव में क्यों नहीं रहते? ट्रेन और बाकी बौने ध्रुव की ओर देखने लगे, लेकिन उसे गंभीरता से लेने के बजाय उन्होंने सोचा कि ये 10 साल के बच्चे का एक निरर्थक इशारा मात्र है। हम इसकी सराहना करते हैं, ध्रुव, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हम किसी भी मानव समाज में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे रीति रिवाज और जीने का तरीका तुमसे बिल्कुल अलग है। हम भी धातु के प्राणी हैं, जिसका अर्थ है कि हम अंततः अपने खुद के धातु कर्म के लिए भट्टियों का निर्माण करना चाहेंगे। इसलिए जब तक कि आपका घर मानव समाज से कहीं दूर स्थित न हो, तब तक हम विनम्रतापूर्वक मना कर देंगे। ध्रुव मुस्कुराया। वास्तव में उन्होंने उन्हें पार्चलैंड्स में स्थित अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि कैसे उनके पास पीले मैंकीज के बड़े समुदाय को विकसित करने के लिए आवश्यक पानी, भोजन और स्थान उपलब्ध है। ट्रेन ने ध्रुव को अजीब नज़र से देखा। आखिरकार उसकी बातें सच होने से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि येलो मैंकी उनके समुदाय में रहते थे, जहां उनमें से प्रत्येक का अपना काम और गांव के लिए कर्तव्य था। हालांकि वे जो जानते थे उसके अनुसार येलो मैंकी सरल दिमाग के प्राणी थे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि यह गांव पार्चलैंड्स में स्थित है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसी जगह थी जो पानी से रहित थी। लेकिन ध्रुव ने कहा कि उनके गांव में पानी और भोजन दोनों की प्रचुरता थी, जिससे हर कोई अपना पेट भर सकता था। ऐसा नहीं था कि उन्हें ध्रुव पर भरोसा नहीं था, लेकिन वे शब्द इतने अच्छे थे कि उन पर विश्वास करना मुश्किल था। ये बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी, मानो स्वर्ग ने उनके लिए मुफ्त में सोने की वर्षा कर दी हो। क्यों न पहले हमारे गांव का दौरा कर लिया जाए? वैसे भी आप सभी समुद्र में यात्रा करने जा रहे हैं, है न? आप थोड़ा सा रास्ता बदल कर खुद ही गांव देख सकते हैं, ध्रुव ने कहा। बाकी बौनों को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। तुम्हारे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, ट्रेन ने मन ही मन सोचा। और जैसा तुमने कहा, हम वैसे भी उसी दिशा में जा रहे हैं। साम्राज्य के साथ अपना साहसिक कार्य जारी रखें। वह और बाकी सभी वयस्क बौने अपने निर्णय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। कुछ मिनटों के बाद उन सभी ने ध्रुव के कहे अनुसार करने का फैसला किया। आखिरकार ऐसा करने से उन्हें कुछ भी नहीं खोना था। तो फिर हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, ट्रेन ने उत्तर दिया। अच्छा, मैंने मदद के लिए फ़ोन कर दिया है और वे जल्द ही इस स्थान पर पहुंच जाएंगे, ध्रुव ने दूर स्थित किंग्सब्रिज शहर की ओर देखते हुए कहा। ध्रुव, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है जो हम उधार ले सकते हैं? ट्रेन ने उम्मीद से पूछा। बौनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार गाड़ी होने से उन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी मजबूत घोड़ा लेकर आए होंगे। हम बौने काफ़ी भारी होते हैं। हाँ, ट्रेन ने मजाक में कहा। ध्रुव ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा, इसमें हॉर्स पावर है, ये तो पक्का है। अध्याय 75 बौनों का स्वागत। मास्टर, हम आपको लेने आए हैं। ध्रुव की कार की खिड़की से एक अजीब सा आदमी बाहर झांका और बड़ी सी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर हाथ हिलाया। भूरा की कार के पीछे 5 अन्य कारें थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक कुशल हॉबमैन की चालक था जो लंबी दूरी से माल ले जाने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद अंततः मदद आ गई। प्रत्येक ऑटोमोबाइल में एक बड़ा लकड़ी का बिस्तर था जिसके अपने पहिए कार के पीछे लगे हुए थे। ये कार्गो स्पेस खास तौर पर किंग्सब्रिज से पार्चलैंड्स तक बड़ी मात्रा में सामग्री ले जाने के लिए बनाया गया था। सौभाग्य से आज वह दिन था जब दिया गांव में रसद भेजने वाला था, इसलिए 6 गाड़ियां पहले से ही किंग्सब्रिज के पास खड़ी थीं। इसका मतलब था कि वे कुछ ही घंटों में रघुनाथ डॉम के बाहरी इलाके में पहुंच सकते थे। ये मेरी गाड़ियां हैं, चलो, हम कुछ ही दिनों में पार्चलैंड्स पहुंच सकते हैं। ध्रुव के शब्दों के बावजूद बौने हिलने से मना कर देते हैं। वे कार के जटिल और जटिल धातु भागों को देखते हैं और ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इसका निर्माण इतना उन्नत था जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, ध्रुव की गाड़ियां घोड़ों के बिना भी बहुत तेज गति से चलती हुई प्रतीत होती थीं।
ये कैसे चल रहा है? ये तो जादू है न? घोड़े के बिना ये कैसे चल सकता है? लेकिन उस धातु के उपकरण में जादू का एक अंश भी नहीं है। वे इसे समझ नहीं सके। गौरवशाली लोहार होने के बावजूद जब भी वे मोटर गाड़ियों को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वे किसी पूरी तरह से विदेशी और इस दुनिया से बाहर की चीज को देख रहे हैं। यह ऐसी चीज थी जो रघुनाथ राज्य के सर्वश्रेष्ठ लोहारों और शिल्पकारों द्वारा भी नहीं बनाई जा सकती थी। ट्रेन ने साहस जुटाकर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल के पास पहुंचने का प्रयास किया। व्रूम! इंजन की तेज आवाज सुनकर वह आश्चर्य से चौंक गया। ये जीवित था। ये जीवित था इस अर्थ में नहीं कि यह बौने, मनुष्य या राक्षस जैसा कोई जीवित प्राणी था। नहीं, जो कुछ वह देख सकता था उससे ऐसा लग रहा था मानो धातु की संरचना स्वयं जीवित थी, बिना जीवित हुए। ध्रुव, तुम्हारा ये जानवर क्या है? कैसे? ये कैसे संभव है कि कोई निर्जीव चीज इस तरह सांस ले पा रही है जैसे उसमें जीवन भर गया हो? ट्रेन ने धीमी आवाज में कहा। उसने ध्यानपूर्वक वाहन की ठंडी धातु पर अपना हाथ फेरा और महसूस किया कि वह सांस ले रही है। उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ध्रुव ने बोनट खोला और उन्हें तथा सभी जिज्ञासु बौनों को अपनी कार की अंदरूनी कार्यप्रणाली दिखाई। इस हिस्से को इंजन कहा जाता है। ये दहन की शक्ति का उपयोग करता है। उन्होंने उन्हें आंतरिक दहन इंजन के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताया। इसे एक्सल कहा जाता है और यह इंजन को पहियों को शक्ति प्रदान करने और उन्हें गति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ये पहियों को एक अलग दिशा में गति करने और मोड़ने में भी सक्षम बनाता है। और जब ध्रुव ने कार के बारे में सब कुछ समझाना जारी रखा तो बौने यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि जैसे वे कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो उनकी गहराई से परे है। ध्रुव ने सिद्धांतों का उल्लेख इतनी सहजता से किया कि अन्य लोगों को लगा होगा कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सामान्य ज्ञान है। फिर भी उनका एक भी विचार रघुनाथ वंश में यांत्रिकी की वर्तमान समझ को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। यह मेरे दिमाग को उड़ा देता है। मैं एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ। इसने धातु विज्ञान के बारे में मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। कोई अपराध नहीं, लेकिन मैं इस तथ्य से चकित हूं कि एक मानव बच्चा इतनी शानदार मशीन बनाने में सक्षम था। कारों की अगली सीट पर बैठे होबमैन की खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। आखिरकार जब भी उनके बॉस ने इस दुनिया से हटकर कुछ बनाया तो किसी और ने उनके आश्चर्य को समझा। फुफुफु, तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं देखा। भूरा ने शेखी बघारी। मैं तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बेताब हूं जब तुम हमारे गांव में रोशनी के बल्ब देखोगे। प्रकाश बल्ब, बौनों ने असमंजस में कहा। ठीक है, बस हो गया भूरा, अब हमें चलना चाहिए। ध्रुव ने बौनों को कार में बैठाने के लिए कहा। उन्होंने दक्षिण की ओर पार्च्ड लैंड्स की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा की अवधि किंग्स ब्रिज और पार्च्ड लैंड्स के बीच की यात्रा के बराबर या उससे कम नहीं होगी। रास्ते में बौने ध्रुव की कार के आविष्कार की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये सबसे महंगी गाड़ियों से भी ज्यादा तेज और स्थिर थी, जिसकी वजह से ये दुनिया में परिवहन का सबसे बेहतरीन साधन बन गई। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लेन दिन बीतते गए और अंततः वे पार्च्ड लैंड्स के रेगिस्तानी परिदृश्य में पहुंच गए। और तुरंत ही बौनों की नज़र क्षितिज पर स्थित उस गांव पर पड़ गई। यह उनके द्वारा कभी भी सोची गई किसी भी चीज से अलग था। उन्होंने सोचा था कि पार्च्ड लैंड्स में एक गांव मिट्टी और मिट्टी से बना होगा, लेकिन किसी तरह ये गांव ज्यादातर मानव बस्तियों से अलग नहीं दिखेगा। घर में आपका स्वागत है बॉस। ललित गांव के नए निवासियों का स्वागत करने के लिए वहां गया था तथा बौनों को पानी की बोतलें और फल देकर अपना आतिथ्य प्रदर्शित किया ताकि उन्हें लंबी यात्रा के दौरान होने वाले कष्ट से राहत मिल सके। बौने लोग ध्रुव के गांव को देखकर आश्चर्य से केवल देखते ही रह गए। होबमैन की समतल ठोस जमीन पर चल रहे थे। उन पर कीचड़ या धूल नहीं थी, जो पार्च्ड लैंड्स में बहुत प्रचलित थी। उनमें से कई लोग अच्छी तरह से डिजाइन की गई सड़कों पर चल रहे थे जो संगठित ब्लॉकों में विभाजित थीं। कुछ अन्य हॉबमैन की भी थे जो केवल 2 पहियों वाले एक अजीब और पतले धातु के उपकरण का उपयोग करके सड़कों पर टहल रहे थे। यह एक उन्नत सभ्यता की तरह लग रहा था जो इस रेगिस्तान की विशालता में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी यह मौजूद थी। क्षेत्र के बाहरी इलाकों में खेत थे जहां हॉबमैन की लोग सावधानीपूर्वक अपनी फसलों की देखभाल करते थे। वहां हॉबमैन की लोग एक अजीब सामग्री का उपयोग करके निर्माण कार्य में व्यस्त थे। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चे सड़कों पर खुशी खुशी खेल रहे थे, दुनिया की परवाह किए बिना पानी में छप छप कर रहे थे। भाइयों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी जगह भी मौजूद है। मैंने सोचा था कि हमारा रघुनाथ राज्य सभ्यता के शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन मैंने गलत सोचा था। क्या ये सचमुच हमारा नया स्थान होगा? ध्रुव ने अपने सामने खड़े असंख्य बौनों को देखा और अपनी बाहें फैला दीं। हमारे गांव में आपका स्वागत है।
यहाँ आकर अपने आप को घर जैसा महसूस करें। अध्याय 76 खेल संस्कृति। ललित बॉनो को उनके नए अस्थायी घर में ले गया और वहाँ मौजूद सभी सुख सुविधाएं दिखाईं। जब ललित ने दीवार पर लगे स्विच को दबाया और लिविंग रूम की तेज रोशनी जला दी, तो ट्रेन और बाकी बौने उछल पड़े और लगभग भगवान को कोसने लगे। मेरी दाढ़ी से वह रोशनी क्या है? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से चमकते तार से इतनी तेज रोशनी निकल सकती है। और पहले की तरह ही इसमें भी कोई जादू नहीं था। ये हवा की तरह ही स्वाभाविक था, जिससे वे और भी भ्रमित हो गए। ध्रुव को उन्हें बिजली की मूल बातें सिखानी पड़ीं और यह भी कि कैसे सब कुछ स्टीम टरबाइन के माध्यम से संचालित होता है। बिजली का उपयोग। किसने सोचा होगा कि इतना खतरनाक तत्व बिजली के इतने उपयोगी स्रोत का कारण बन सकता है? ट्रेन ने बहुत देर तक प्रकाश बल्ब को घूरते हुए कहा। जितना अधिक वे गांव में रहे, उतना ही उन्हें समझ में आया कि यह स्थान दुनिया के सबसे अमीर महानगरों से भी अधिक उन्नत है। इसकी तकनीक रघुनाथ डॉम से मीलों आगे थी, सिर्फ प्लम्बिंग सिस्टम की वजह से। बिजली की बात तो छोड़िए, इस गांव में उन्होंने जो कुछ भी किया वह दूसरी जगहों के लिए कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। और धन के मामले में भी उनके पास सब कुछ था। आखिरकार सभी होबमैन की जितना चाहें उतना खा सकते थे, जितना चाहें उतना पी सकते थे, और उन्हें गांव से जो कुछ भी चाहिए था वह मुफ्त में मिल जाता था। प्रत्येक हॉबमैन ने गांव की भलाई में योगदान दिया, जिससे उन सभी को आज की तरह स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला। एक एक करके हॉबमैनकीज के समूह बौनों के निवास पर गए और उन्हें अपने गांव में स्वागत करने के लिए छोटे छोटे उपहार और गहने दिए। हॉबमैनकीज ने उन्हें रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कप, प्लेटें और अन्य ऐसी वस्तुएं दी जिससे उनके नए घर में उनका जीवन आरामदायक हो सके। कुछ दर्जनों ने बौनों को अच्छी तरह से बुने हुए कपड़े और पोंचो भी दिए जो उन्हें बिल्कुल फिट बैठते थे। उनके पास सिर्फ देखकर ही आरामदायक कपड़े बनाने की जन्मजात शक्ति थी, जिससे बौने हैरान रह गए। इस गांव में हर कोई अपने आप में शक्तिशाली था। उनके पास ज्ञान, कौशल और शक्ति थी, जो ऐसी विशेषताएं थीं जो किसी भी अर्धमानव के पास नहीं होनी चाहिए थीं। बौनों को सबसे ज्यादा उलझन इस बात से हुई कि ध्रुव बेहद प्रतिभाशाली लोगों से घिरा हुआ था। यह एक संयोग था। इतना ही नहीं, मैनकीज को जो सिखाया गया था उससे भी वे पूरी तरह अलग थे। सभी ने कहा कि येलो मैनकीज इतने जटिल नहीं थे कि वे जादू कर सकें, या इतने चतुर नहीं थे कि वे सबसे सरल औजार भी बना सकें। फिर भी उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल विपरीत था। इस गांव के इंजीनियर सबसे घमंडी लोहार बौनों से भी ज्यादा चतुर थे। इससे वे ध्रुव से और भी अधिक प्रभावित हो गए, वह मनुष्य जिसने ये सब शुरू किया था। अपने परिवेश से अभ्यस्त हो जाने के बाद ध्रुव ने बौनों को गांव में अपनी इच्छानुसार घूमने की अनुमति दे दी। वे खेतों, स्टीम टरबाइन और प्लाजा से होकर गुजरे। जब वे गांव की गलियों से गुजर रहे थे, तो ट्रेन और अन्य बौनों को अचानक दूर से एक सुखद धातु की खनक की आवाज सुनाई दी। इसके बाद ऐसा लगा कि सड़कों से भी जोरदार जयकारे गूंजने लगे। वह क्या है? ट्रेन ने पूछा। ओह, वह, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बस एक छोटा सा खेल है जिसे मैंने गांव वालों में फैलाया है। ये जल्दी ही होबमैनकीज के बीच लोकप्रिय हो गया और ज्यादातर युवा दिन में इसे खेलने में अपना समय बिताते हैं। खेल? ट्रेन ने जिज्ञासा से पूछा। ध्रुव ने उन्हें गांव के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान की ओर ले जाकर जवाब दिया। यह क्षेत्र हीरे के आकार का था, जिसमें 4 प्लेटों पर विशिष्ट स्थानों पर हॉबमैनकीज रखे गए थे। मैदान के बीच में खड़े युवा हॉबमैनकी के चेहरे पर गंभीरता थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर रहा था। उसके सामने एक और हॉबमैनकी खड़ा था, जो एक धातु की डंडी लिए हुए था तथा आने वाली घटना की तैयारी में उसे हल्के से हिला रहा था। मध्य में बैठे हॉबमैनकी ने अपनी बांह घुमाई और गेंद को इतनी तेजी और उग्रता से फेंका कि हवा सीटी की तरह गूंजने लगी और गेंद हवा में फैल गई। जैसे ही गेंद धातु के बल्ले के पास से गुजरने वाली थी, हॉबमैनकी ने अचानक अपने कूल्हों को मोड़ा और अपने हाथों में शक्ति लाई, जिससे बल्ला तेजी से गेंद पर सटीक रूप से लगा और गेंद हवा में उड़ गई। मैदान के किनारे और ब्लीचर्स पर खड़ी हॉबमैनकीज की भीड़ उत्साह में चिल्लाने लगी। होम रन! उन्होंने खुशी से जयकारे लगाए जब हॉबमैनकी ने बल्ले से डायमंड फील्ड पर रन आउट किया। ध्रुव ने खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच उत्साहपूर्ण सौहार्द की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया। ये बेसबॉल है, उन्होंने घोषणा की। बौने खेल को उत्सुकता से देख रहे थे। भले ही उन्हें खेल के नियम नहीं पता थे, लेकिन वे सभी खिलाड़ियों के बीच गहन ध्यान और गंभीरता से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनके बीच की ऊर्जा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गेंद को क्षितिज के छोर तक मारने पर उनकी खुशी किसी रोमांच से कम नहीं थी। एम्पायर पर और अधिक अनुभव करें खेल के बाद, टीले पर बल्लेबाज धीरे धीरे ध्रुव और बौनों के पास पहुंचा। उसने धीरे से अपनी टोपी उतारी और खुद को इस गांव का मुख्य इंजीनियर चिंटू बताया। बॉस, आप मुझे जीतते देखने आए हैं। मैं बेहतर हो रहा हूं, है न?
मुझे यकीन है कि अगली बार जब हम खेलेंगे तो मैं आपकी गेंद को पार्क से बाहर कर दूंगा, चिंटू ने कहा, उसका उत्साह उसके चेहरे पर दिख रहा था। ध्रुव ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, पडवान। हम आज रात एक खेल खेलेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सबसे आगे है। बोनो को गांव में सभी लोगों के बीच की मित्रता और भाईचारे पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सभी इस एक खेल में एकजुट लग रहे थे। जो जीते, उन्होंने ऐसी खुशी दिखाई मानो उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो, और जो हारे, उन्होंने कोई दुख नहीं दिखाया, केवल बेहतर होने की तीव्र इच्छा दिखाई। और फिर भी परिणाम की परवाह किए बिना उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा दिखाई। इससे बोनो में बेसबॉल नामक इस अजीब खेल के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जागृत हुई। ध्रुव ने उनकी उत्सुकता भरी निगाहें देखीं और उन्हें आज रात का मैच अपनी आंखों से देखने के लिए आमंत्रित किया। तुम्हें आज रात का खेल देखना चाहिए, उसने उनसे कहा। क्लीविंग शेफ्स ब्रेनियाक इंजीनियर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। अध्याय 77 बेसबॉल बुखार। गांव में सूरज जल्दी ही डूब गया और पूरे सूखे इलाके में अंधेरा छा गया। फिर भी इस वीरान इलाके में एक ऐसा टुकड़ा था जो आसमान में तारों से भी ज्यादा चमक रहा था। रात होते ही गांव के लोगों ने लाइट के स्विच ऑन कर दिए। गलियों के किनारे लगे लैंप और घरों के बरामदों पर लगे बल्ब गांव के लोगों के लिए हर जगह रोशनी कर रहे थे, जिससे उन्हें रात में भी कहीं भी जाने में आसानी हो रही थी। ललित ने ट्रेन और बाकी बोनों को, जिनमें वरिष्ठ और बच्चे भी शामिल थे, उत्साहित हॉबमैनकीज से भरी भीड़ भरी सड़कों से होकर ले गया। जब वे हॉबमैनकीज के साथ साथ चल रहे थे, ट्रेन ने आगामी मैच के बारे में उनकी उत्साहित बातचीत सुनी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरा अनुमान है कि ब्रेनियक इंजीनियर्स ही जीतेगा। चिंटू बल्लेबाजी में बहुत अच्छा है, एक उत्साहित बच्चे ने कहा। तस्क तस्क तस्क, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे दोस्त। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे बॉस क्लीवर्स के लिए पिचर के रूप में खेलेंगे? वे निश्चित रूप से जीतेंगे। दूसरे बच्चे ने खंडन किया। किसी भी तरह मैं उत्साहित हूँ। इससे मुझे फिर से बेसबॉल खेलने की इच्छा हो रही है। चलो कल करते हैं। मैं बाकी लोगों को भी आमंत्रित करूंगी। बोनो ने जहां भी देखा, उन्हें हॉबमैनकीज के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद भरी नजर आए। वे सिर्फ बेसबॉल और उससे जुड़ी हर चीज के बारे में बात करते नजर आए। ध्रुव ने उन्हें बेसबॉल के बारे में सब कुछ सिखाया, जिसमें इसके नियम और कानून भी शामिल थे, ताकि वे आसानी से आने वाले खेल का अनुसरण कर सकें। हालांकि उन्हें खेलने वाली दो टीमों, क्लीविंग शेफ्स और ब्रेनियाक इंजीनियर्स, के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ललित ने बताया, हर किसी ने अपनी विशेषताओं के आधार पर एक टीम बनाई। उदाहरण के लिए, चिंटू और बाकी इंजीनियरों ने ब्रेनियाक इंजीनियर्स नाम से अपनी बेसबॉल टीम बनाई। उन्हें सबसे ज्यादा रणनीतिक होने पर गर्व है। दूसरी ओर, क्लीविंग शेफ्स कसाईयों से भरा हुआ है, जिनके हाथ बहुत भारी हैं और गेंद को हवा में उछालने के लिए एकदम उपयुक्त हैं। ललित ने बताया, इसके कारण टीमें और साथ ही अपनी टीम की जीत के लिए उत्साहित प्रशंसक एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसी प्रकार नीली वर्दी पहने हुए हॉबमैनकीज के एक समूह का सामना लाल वर्दी पहने हुए हॉबमैनकीज के एक अन्य समूह से हुआ। अब आप लोगों को घर जाना चाहिए। हमारे इंजीनियर आपकी जीत की संभावनाओं को खत्म कर देंगे, नीली वर्दी वाले हॉबमैनकीज ने कहा। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे शब्द वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। जब हमारे खिलाड़ी गेंद को पार्क से बाहर मार देंगे तो तुम ये गणना नहीं कर पाओगे कि गेंद कहाँ जाकर रुकेगी, लाल वर्दीधारी हॉबमैनकीज ने उत्तर दिया। दोनों अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर ताने कसते हुए जवाब देना जारी रखा, जिससे रात का माहौल और भी जीवंत हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि बोने भी दोनों समूहों के बीच बहस में फंस गए। आह, हमारे नए साथी, शेफ्स का समर्थन करने वाले समूह ने कहा। उन्हें फ्राइज दो, उन्हें हॉट डॉग दो। बोनो को अचानक समूह की ओर से सभी तरह के भोजन और नाश्ते दिए गए ताकि उन्हें अपने पक्ष में लाया जा सके। उन्हें समूह की तरह ही लाल वर्दी दी गई, जिस पर उनके नाम और एक यादृच्छिक संख्या लिखी हुई थी। बेसबॉल खेल में हॉट डॉग और फ्राइज बहुत जरूरी हैं, लाल समूह ने कहा। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप जितना चाहें खा सकते हैं। नीले समूह ने उन्हें अपनी नीली वर्दी देकर जवाब दिया। ठीक है, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपके घरों को आपकी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। ये तो धोखा है, लाल समूह ने उत्तर दिया। आप उन्हें रिश्वत दे रहे थे, नीले समूह ने उत्तर दिया। बहस जारी रही और ललित द्वारा दोनों समूहों को ब्लीचर्स के विपरीत दिशाओं में अपने अपने निर्धारित स्थानों पर भेजने के बाद ही रुकी। ललित बोनो को बीच वाली सीट तक ले गया, जो खेल में सबसे अच्छी सीट मानी जाती थी। ट्रेन ने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह बुखार में सपने में था। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। आसमान में अंधेरा था, फिर भी पूरा मैदान विशाल, चमकदार लाइटों से जगमगा रहा था, जिससे पूरा मैदान और ब्लीचर्स जगमगा रहे थे।
सभी लोग अपनी सीटों पर थे, उत्साह से बातें कर रहे थे, समय बिताने के लिए नाश्ता कर रहे थे और पानी पी रहे थे। किसी तरह बोनो को ऐसा लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया में हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था या कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव है। जीवित रहने के स्थान पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का अतीत भी अस्तित्व में हो सकता है। कुछ मिनटों के बाद खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी जगह लेनी शुरू कर दी, जिसमें होबमैन की पिच के टीले पर अपने हाथ में गेंद उछाल रहा था। उसके सामने एक बल्लेबाज खड़ा था, जिसने अपना धातु का बल्ला तैयार किया और खुद को गर्म रखने के लिए उसे 2-3 बार घुमाया। भई भई पूरे मैदान में सीटी बजने लगी, जिससे खेल शुरू होने का संकेत मिला। पहली पिच पर बल्लेबाज ने अपने धातु के बल्ले को जोर से घुमाया, लेकिन गेंद बाल बाल बच गई, जो उसके शरीर के पास से निकल गई। भीड़ में कराहें और निराशा की आवाजें गूंजने लगीं। दूसरी पिच पर बल्लेबाज के एक और बेतहाशा झटके से गेंद कैचर के दस्ताने से टकराई, जिससे दर्शकों में फिर से कराह उठी। इसका मतलब है कि उसके पास 2 स्ट्राइक हैं, है न? वह गेंद को क्यों नहीं मार रहा है? ट्रेन ने पूछा, उसकी घनी दाढ़ी में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। तुम पिचर को नहीं देख रहे हो, उसके बगल में बैठे बॉने ने जवाब दिया। गेंद की गति और घुमाव को हिट करना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं लगता, ट्रेन ने उत्तर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गेंद को पार्क से बाहर मारना बहुत आसान था। तभी बल्लेबाज ने फिर से गेंद पर बल्ला घुमाया और इस बार गेंद से संपर्क हुआ। हालांकि गेंद दूसरी दिशा में चली गई, जिससे ये फाउल बॉल बन गई। ओह! ट्रेन थोड़ा ज्यादा जोर से चिल्लाया, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लेने उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह इनसे कैसे चूक रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने कंधों को थोड़ा और बाईं ओर रखना चाहिए, जैसे कि यह। ट्रेन ने बल्लेबाज की मुद्रा की नकल करनी शुरू कर दी और अपने हाथ को इस तरह घुमाया जैसे वह मैदान पर मौजूद हो। ये काम नहीं करेगा, मेरे प्यारे दोस्त, बॉने ने अपनी तरफ से उत्तर दिया। अगर मैं गेंद को काफी तेजी से फेंकता हूं, तो मुझे संदेह है कि आप इसे उतनी आसानी से मार पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। आहम, ये सही है, दूसरे बॉने ने उत्तर दिया। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जब तक तुम गेंद पर अपनी नजर बनाए रखोगे, कोई भी उसे मार सकता है, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों ना हो। दूसरे बॉने ने उत्तर दिया। लेकिन वक्र के बारे में क्या? बॉने आपस में बहस करने लगे, जिससे ललित मन ही मन हंसने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बॉनों को यह खेल पसंद आ गया था। अध्याय 78 खेल की शक्ति खेल जारी रहा, जिसमें क्लीविंग शेफ्स ने शुरुआती पारी में बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इसके तुरंत बाद ब्रेनियाक इंजीनियर्स ने साबित कर दिया कि धीमी लेकिन स्थिर रणनीति ने उन्हें सफलता दिलाई और उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया। अंत में 9वीं पारी का अंत हो गया। ये दोनों टीमों के लिए स्कोर करने का आखिरी मौका था। शेफ पिचिंग कर रहे थे, जबकि इंजीनियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे। चिंटू बल्लेबाजी के लिए तैयार था और वह अपना बल्ला घुमाते हुए टीले पर खड़े गेंदबाज पर नजर रख रहा था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह उत्साहित था। अंत में गेंदबाज ने गेंद को बॉक्स के ऊपर फेंका, जिससे ऐसा लगा कि गेंद आउट हो गई है। लेकिन चिंटू को धोखा नहीं हुआ। उसने अपने कंधों को ऊपर उठाया और बल्ले को उस जगह से थोड़ा नीचे घुमाया जहां गेंद जा रही थी। और जैसा कि चिंटू ने अनुमान लगाया था, गेंद अचानक नीचे की ओर मुड़ी और धातु के बल्ले से बिल्कुल सही जगह पर टकराई, जिससे एक बहुत ही संतोषजनक डिंक की आवाज निकली और फिर गेंद हवा में उड़ गई। एक और होम रन! भीड़ ने जयकारे लगाए। चिंटू और उनके 2 अन्य साथियों ने बेस पर पहुंचकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 अंक अर्जित किए और टीम को बढ़त दिला दी। लेकिन जाहिर है, शेफ ने खेल अभी खत्म नहीं होने दिया। अंत में 9वीं पारी के शीर्ष पर उन्हें बल्लेबाजी करनी थी। यह उनके लिए ये तय करने का अंतिम मौका था कि आखिर कौन विजेता होगा। शेफ्स ने अपनी क्रूर ताकत का इस्तेमाल करके गेंदों को मैदान में उछाला, जिससे उनके 3 खिलाड़ी प्रत्येक बेस पर खड़े हो गए। हालांकि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। उनके 2 आउट हो गए। एक और आउट होता तो वे खेल पूरी तरह से हार जाते। उन्हें उन 3 खिलाड़ियों को अंक दिलाने के लिए एक चमत्कारिक होम रन की आवश्यकता थी। ऐसी निर्णायक करो या मरो वाली स्थिति में क्लीविंग शेफ्स ने अंततः अपना तुरुप का पत्ता फेंका। ध्रुव धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ रहा था। होबमैन की और बॉने उत्साह में जयकार कर रहे थे, क्योंकि खेल के अंतिम मिनटों में 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आमने सामने थे। साम्राज्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखे चिंटू मैदान पर था। उसकी आंखें प्रतिस्पर्धा में जल रही थीं, क्योंकि आखिरकार उसे अपने बॉस को हराने का मौका मिल गया था। जब से ध्रुव ने उन्हें ये खेल दिखाया है, तब से कोई भी होबमैन की उससे कभी कोई खेल नहीं जीत पाया था। लेकिन चिंटू ने इस पल के लिए तैयारी कर रखी थी। यह उसके लिए अपनी मेहनत दिखाने का मौका था।
दूसरी ओर ध्रुव ने चिंटू की तीव्र निगाह का स्वागत कंधे उचकाकर किया, जिससे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी उसका सहज रवैया प्रदर्शित हुआ। अंत में चिंटू ने अपनी पहली गेंद फेंकी, जो सीधे कैचर के मिड के बीच में पहुंची। यह शायद खेल की सबसे तेज पिच थी, जिससे भीड़ में उत्साह और उत्तेजना फैल गई। ध्रुव ने पहली पिच को बिना स्विंग किए जाने दिया, जिसका अर्थ था कि यह उनकी पहली स्ट्राइक थी। वह बस मुस्कुराए और चिंटू की बेहतर कुशलता पर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। फिर दूसरी पिच पर गेंद पहले वाली पिच जितनी ही तेज लग रही थी, जिससे दर्शकों को लगा कि चिंटू ने पहले वाली ही गेंद फेंकी है। फिर भी जब गेंद मिड तक पहुंचने वाली थी तो वह नाटकीय ढंग से नीचे की ओर मुड़ी और कैचर के मिड पर बिल्कुल सही जगह पर आ गिरी। ध्रुव ने इस गेंद को भी जाने दिया, जिससे यह उसकी दूसरी स्ट्राइक बन गई। उसके पास बस एक और मौका था। पूरी भीड़ खामोश थी। वे अपनी सीटों के किनारे पर बैठे थे। सभी बौने खड़े हो गए और सांस रोककर खेल को देखने लगे। तनाव स्पष्ट था। यह आखिरी पिच सब कुछ तय कर देगी। चिंटू ने एक गहरी सांस ली और आखिरी गेंद को प्लेट की ओर उछालने से पहले अपने कंधों को मोड़ लिया। जब सभी को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ध्रुव ने आखिरकार अपने कंधे मोड़े और बल्ले को तेजी से अंदर आती गेंद की ओर बढ़ाया। और जैसे ही गेंद करीब आई, वह बाईं ओर मुड़ गई। लेकिन ध्रुव ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था और उसी के अनुसार उन्होंने अपना बल्ला घुमाया तथा गेंद को हवा में ऊंचा उछालकर मैदान में मार दिया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीमी गति में बदल गया है। भीड़ ने गेंद को हवा में उड़ते हुए देखा और ब्लीचर्स के मध्य भाग की ओर मुड़ गई। बौने दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गेंद उनकी ओर उड़ेगी। एक बहादुर बौने बच्चे ने अपना हाथ उठाया, जिससे गेंद उसके हाथ में एकदम सही तरीके से आ गिरी। फिर मौन। दर्शकों की भीड़ और मैदान पर मौजूद खिलाड़ी सभी गेंद को हाथ में पकड़े बौने बच्चे को देख रहे थे। मैंने होम रन गेंद पकड़ी, वह चिल्लाए। और अंत में सभी लोग खुशी से झूम उठे और इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाया। खेल बहुत ही करीबी था। ब्रेनियाक इंजीनियर्स को लग रहा था कि वे आखिरकार जीत हासिल कर लेंगे। फिर भी आखिरी क्षण में ध्रुव ने चमत्कारिक होम रन बनाया, जिससे शेफ्स को 4 अंक मिले और उन्होंने पूरा खेल जीत लिया। लेकिन होबमैन की या बौनों की भीड़ के लिए खेल के नतीजे मायने नहीं रखते थे। वे पूरे खेल के दौरान महसूस किए गए विशुद्ध मनोरंजन और उत्साह पर खुशी से झूम उठे। बौनो और हॉबमैनकी ने एक साथ जश्न मनाया, एक दूसरे के गले लगकर उछलने लगे। यहाँ तक कि ब्लीचर्स के दोनों पक्षों ने भी आखिरकार अपनी प्रतिद्वंद्विता खत्म कर दी और एक साथ जश्न मनाया। नीली वर्दी वाले प्रशंसकों ने अपने लाल वर्दी वाले प्रतिद्वंद्वियों को गले लगाया और इतने अच्छे खेल के लिए एक दूसरे की सराहना की। जब वे जश्न मना रहे थे, ट्रेन ने कुछ क्षण अपने लिए निकाले और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसके साथ ही बौने उत्साह में चिल्ला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जिससे उनकी दाढ़ियों की चोटियां लगभग खुल गई थीं। यह विश्वास करना कठिन था कि कुछ दिन पहले ही उनके साथ कोई विपत्तिपूर्ण घटना घटी थी। एक पल के लिए वे सभी कल के दुखों को भूल गए और कल की चिंताओं को छोड़ दिया। फिलहाल उन्होंने बाकी सभी के साथ इस पल का आनंद लिया। अभी एक दिन भी नहीं बीता था, फिर भी उसे इस गांव, इस समुदाय से प्यार होने लगा था। खेल के बाद सभी लोग अपना जश्न गांव के मैदान में मनाने गए, जहां सभी जगह भोजन और पेय पदार्थ बांटे गए। ध्रुव मंच पर आए और अपनी एक वर्तमान परियोजना का अनावरण किया जिस पर वे काम कर रहे थे। माफ करना बच्चों, लेकिन ये केवल वयस्कों के लिए है, उन्होंने कहा जब उन्होंने अपने जादू का प्रयोग करते हुए प्लाजा में कई बैरल लाए, जिनमें से प्रत्येक के नीचे एक नल लगा था। इसे बियर कहते हैं और इसका आनंद ठंडा करके ही लिया जा सकता है। अध्याय 79 मन की ध्रुव 10 वर्षों से इस मध्ययुगीन दुनिया में था, फिर भी उसने अपने जीवन में कभी एक भी बियर नहीं देखी थी। जैसा कि यह पता चला, इस जगह पर बियर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था, जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। जब उसे यह पता चला तो उसने तुरंत अपनी बियर का उत्पादन करने का फैसला किया। सौभाग्य से एनी ने खेतों में जो फसल उगाई थी उनमें से एक जौ थी, जिसका मतलब था कि उसके पास बियर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री थी। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब बौने यहाँ आए तो उन्होंने गांव में इस नए उत्पाद की घोषणा करना उचित समझा। सभी वयस्क हॉबमैनकीज ने बियर की समृद्ध सुगंध को सूंघा और इस अजीब पेय में रुचि लेने से खुद को रोक नहीं सके। जहां तक बौनों का प्रश्न है तो उन्होंने तुरंत ही इस नए मादक पेय को आजमाने की इच्छा महसूस की। वे निश्चित रूप से अपने बड़े पेट में शराब और शराब भर जाने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए वे इस नए उत्पाद को आजमाने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्रुव ने एक बैरल का नल खोला और अपने हाथों में लिए लकड़ी के प्याले में पेय डाला। फिर उसने इसे ट्रेन और बाकी बौनों के सामने पेश किया, जिन्होंने जिज्ञासा और थोड़ी जांच के साथ बियर को देखा। उनका स्वाद परिष्कृत था।
कोई भी सामान्य शराब उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती थी, और यह अजीब नया पीला पे तो और भी अधिक, जो ऊपर से झाग पैदा करता था। ध्रुव, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें तुम्हारी यह बियर पसंद नहीं आएगी। यदि ऐसा है तो कृपया इसे अपने प्रति अपमान के रूप में न लें। हमारी जीभ केवल शराब या अन्य प्रकार की शराब के लिए अधिक उपयुक्त है, ट्रेन ने कहा, पूरी तरह से आश्वस्त कि उसे यह बियर पसंद नहीं आएगी। ध्रुव तकनीकी और यांत्रिक उन्नति के मामले में उन्हें हरा सकता है, लेकिन ट्रेन का बौना अभिमान ध्रुव के शराब बनाने के प्रयास के सामने झुक नहीं सकता। बस इसे आजमाएं, ध्रुव ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन ने ध्यान से उसे दिया गया लकड़ी का कप लिया और देखा कि वह छूने में बहुत ठंडा था। ठंडी शराब अजीब है, ट्रेन ने खुद से कहा। शराब शरीर को गर्म करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इसका सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडा होना अविश्वसनीय रूप से अजीब था। ट्रेन ने अंततः कप से एक छोटा सा घूंट लेने से पहले बियर को सूंघा। बाकी बौने ट्रेन के चेहरे पर देख रहे थे और उत्सुक थे कि यह नया बियर रघुनाथ डॉम द्वारा पेश किए जाने वाले सर्वोत्तम एल्स और अल्कोहल की तुलना में कैसा है। पहली ही घूंट में ट्रेन ने कप को अपने मुंह से बाहर निकाला और अपनी दाढ़ी और मूंछों से झाग को पोंछा। जब उसने बियर को गहन जांच के साथ देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बोनो ने सोचा कि उसकी अभिव्यक्ति बियर के खराब स्वाद का संकेत थी। कैसा है दोस्त, इसका स्वाद तो फीका है ना? जरूर, आखिरकार शराब सबसे बेहतर मादक पेय है। इसे यहाँ दे दो ट्रेन, मैं खुद देखूंगा कि इस बियर का स्वाद कितना खराब है। लेकिन जैसे ही बौना ट्रेन के हाथों से बियर छीनने वाला था, उसने अचानक उसे दूर धकेल दिया और एक ही बार में पूरा कप गटक गया, जिससे बाकी बौने आश्चर्यचकित हो गए। आह! ट्रेन के मुंह से एक संतुष्ट आह निकली, उसकी दाढ़ी अभी भी बियर के झाग से सनी हुई थी। ये देवताओं का अमृत है, उन्होंने घोषणा की। ध्रुव, ये बियर मेरे स्वाद के लिए चीनी की तरह है। ये शराब की तरह नहीं है, लेकिन यह उससे बेहतर है। इसका ठंडा तापमान भी इसे पीने के लिए बहुत बेहतर बनाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस पूरे समय प्यासा था और मुझे इसका पता ही नहीं था। जब मैंने ये बियर पी तभी मुझे ताजगी महसूस हुई। इसकी ठंडक मेरी आत्मा को सुकून देती है। ट्रेन द्वारा बियर की निरंतर प्रशंसा से अन्य बौनों को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें बियर पीना ही है। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। ध्रुव, क्या तुम कृपया मेरे लिए एक गिलास भरकर ला सकते हो? मैं इसे पीने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका स्वाद कैसा है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह शराब से बेहतर है, इससे पहले कि मैं इसे स्वयं पी लूं। ध्रुव को बौनों को आश्वस्त करना था कि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में बियर है। उसने सभी के लिए बियर के अपने अपने कप भर दिए। जितना चाहो पी लो, उन्होंने कहा। आज रात जश्न है। बौनों ने ठंडी बियर पीना शुरू कर दिया और ट्रेन की तरह उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें अंततः एहसास हुआ कि ट्रेन ने इस मादक पेय की उच्च स्वर में प्रशंसा क्यों की थी। मेरी दाढ़ी की कसम, यह मेरा नया पानी होगा। मैं अपने लिए पूरा बैरल पी सकता हूँ। हमारे रघुनाथ ने कभी ऐसा पेय क्यों नहीं बनाया? बौनों ने शराब पी ली, उनके गाल धीरे धीरे लाल होते गए। हालांकि ट्रेन ने देखा कि वे अकेले ही नशे में थे। होबमैनकीज ने केवल उत्सुकता से बियर को देखा, लेकिन खुद के लिए एक घूंट लेने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं थे। आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसने उनसे पूछा। ये शराब की तरह मादक नहीं है, इसलिए आप जितना चाहें पी सकते हैं। उनकी अजीब चुप्पी ने ट्रेन को समस्या का एहसास कराया। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी है ना? बाकी बौनों ने अपनी मौज मस्ती बंद कर दी और चेहरे पर शुद्ध अविश्वास के साथ होबमैनकीज को देखने लगे। ये ईशनिंदा के समान था। सामान्य लोगों की तरह उन्हें साधारण पानी खोजने में परेशानी होती थी। वे शराब खरीदने में असमर्थ थे, भले ही वह रेगिस्तानी बंजर भूमि में उपलब्ध हो। यह अस्वीकार्य है, ट्रेन ने कहा। चिंटू के पास जाकर उसे पे दिया। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये तुम्हें बहुत अधिक सोचने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बेसबॉल मैच में हार गए। बेहतर है कि तुम अपनी सारी हिचक छोड़ दो। पियो। बाकी बौनों ने भी प्यालों में बियर डाली और उन होबमैन की लोगों को दी जो पीने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आपने हमें बेसबॉल खेलना सिखाया, इस बार हम आपको शराब पीना सिखाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि पानी पीने वाला पहला व्यक्ति ललित था, जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। वह बस इसे आजमाने के लिए एक घूंट लेने जा रहा था, लेकिन जैसे ही ठंडी बियर उसके शरीर पर लगी, ललित खुद को रोक नहीं सका और पूरी बोतल खत्म कर दी। उसने उत्साह में कहा, यह अच्छा है। बौने अपनी हंसी रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ललित की पहली शराब पीने पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वह उनके जैसी ही थी। जल्द ही बाकी होबमैन की बौनों के साथ बियर पीने लगे और चौक पर जश्न और अधिक जीवंत हो गया तथा जल्द ही एक पार्टी में बदल गया।
अध्याय 80 एक दीवार पेश करें। उत्सव जारी रहा। बौने लोगों ने शराब पीने के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसे होबमन की लोगों को सिखाया। देर रात तक शहर के चौक में हंसी और अस्पष्ट भाषण गूंजते रहे। ट्रेन और ललित शराब पीने को लेकर काफी प्रतिस्पर्धी हो गए और उनमें एक खेल में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन सबसे तेजी से एक कप बियर खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि भूरा, जो आमतौर पर ध्रुव की छाया में रहता था, भी उत्सव में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सका। वह गांव के लिए एक शुभंकर बन गया और उसने सभी को अपनी निंजा चालें दिखाईं, जो एक वास्तविक निंजा की चालों के बिल्कुल विपरीत थी। बौने भी इसमें शामिल हो गए और अपनी दाढ़ी को अजीबोगरीब तरीके से बांधकर अपना मजाक बनाने लगे। एक ने तो दाढ़ी पर ध्रुव की आकृति भी बना दी, जिसका सभी ने खूब आनंद उठाया। चिंटू और अन्य होबमनकीज ने खुद को बौनों के गहरे स्तर पर करीब महसूस किया। उन्होंने इससे पहले अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू किया और कैसे सब कुछ निराशाजनक और खोया हुआ लग रहा था। फिर जब वे ध्रुव से मिले तो सब कुछ बदल गया। बौने और हॉबमैन की दोनों एक दूसरे को समझते थे। इतने सारे बौने और हॉबमैन की बियर पीते रहे कि ध्रुव द्वारा तैयार किए गए सभी बैरल सूख गए। उच्च प्रजाति में विकसित होने के कारण अपनी मजबूत संरचना के कारण होबमनकीज ने स्वयं को शराब पीने के खेल में बौनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम पाया। लेकिन निश्चित रूप से बौने अभी भी उन्हें मेज के नीचे पीते थे। साम्राज्य से अधिक सामग्री का आनंद लेन रात के अंत तक केवल ध्रुव ही जाग रहा था, जिसने शराब पीना छोड़ दिया था, तथा ट्रेन, जिसका पेट सबसे मजबूत था। ये बियर, ध्रुव, ये कुछ और ही है। यहाँ तक कि सबसे परिष्कृत स्वाद वाले शाही बौने भी इस ठंडे पे को पसंद करेंगे। और यह सिर्फ बियर ही नहीं है, ध्रुव। इस उजाड़ भूमि पर तुमने जो कुछ भी बनाया है वह बौनों और अन्य प्राणियों के दिलों पर छा जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। आपकी पाइपलाइन, आपकी बिजली, ये बियर, बेसबॉल का खेल और सबसे बढ़कर इस गांव का माहौल और एहसास, मुझे यकीन है कि हर कोई अपने जीवन में इसका अनुभव करना चाहेगा। हम भी, अगर यह संभव होता तो हम हमेशा के लिए इस जगह पर रहना चाहते। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव देखे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे गांव में क्यों नहीं रह सकते? ट्रेन ने आह भरी और सितारों की ओर देखा। यह इतना आसान नहीं है, ध्रुव। भले ही हम रघुनाथ डॉम के बाहरी इलाके में हैं, फिर भी हम इसका हिस्सा हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने जैसे लोगों पर नहीं छोड़ सकते। क्या जिम्मेदारियां? ध्रुव ने पूछा। हमारा गांव राज्य की सबसे पहली रक्षात्मक रेखा है। अब जब यह नष्ट हो गया है तो इसे फिर से बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब समय बीत जाएगा और भूस्खलन हमारे लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगा, तो हमें अपने गांव लौटकर इसे हाथों से फिर से बनाना होगा, ट्रेन ने बताया। ये ट्रेन के लिए एक कठिन निर्णय था। भले ही वे इस गांव में केवल एक दिन के लिए रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को इसकी संस्कृति और जीवन शैली से गहराई से आकर्षित पाया। अब जब उन्हें पता चल गया कि यह गांव कितना अद्भुत है, तो उनके लिए इस गांव से अलग होना बहुत कठिन था। लेकिन उन्होंने राज्य के प्रति शपथ ली थी। इसे धोखा देना अपने ही दिल को चीरने के समान होगा। ध्रुव ने एक क्षण सोचा और समाधान ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, क्या होगा यदि हम गांव के स्थान पर एक रक्षात्मक रेखा बना लें? आपका क्या मतलब है? आपने कहा था कि आपका गांव राज्य की रक्षा की पहली पंक्ति है ना? अगर हम इसके बजाय एक दीवार बना दें तो क्या होगा? ये राज्य के लिए एक रक्षात्मक उद्देश्य पूरा करेगा, जिसका अर्थ है कि आप अपनी शपथ नहीं तोड़ेंगे और फिर भी स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। ट्रेन ने सोचा कि ध्रुव बस एक विचारहीन समाधान पेश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी उसे कुछ और ही बता रही थी। ध्रुव गंभीर था। हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं, लेकिन हम आपको और इस गांव को ये बोझ उठाने नहीं दे सकते। उस रक्षात्मक दीवार को बनाने में कई महीनों की कड़ी मेहनत लगेगी। इस गांव और रघुनाथ डॉम के बीच की दूरी का तो जिक्र ही न करें, ये संभव ही नहीं है। ध्रुव ने ठहाका लगाया, लगभग नाराज होते हुए कि ट्रेन ये कैसे सोच सकती है कि इतना सरल काम करने में कुछ दिनों से ज्यादा समय लगेगा। कृपया, आप हमारी निर्माण क्षमता को कम आंक रहे हैं। क्या ये सही नहीं है, चिंटू? नशे में धुत चिंटू धीरे से मेज के नीचे से उठा और अपना सिर हिलाया। एक साधारण दीवार, इसमें अधिकतम 4 दिन लगेंगे। चिंटू ने शेखी बघारी। इस परियोजना के लिए हमारे पास लगभग 20 निर्माण हॉबमैनकीज उपलब्ध हैं, ललित ने अपने मुंह से झाग पोंछते हुए कहा। लेकिन इतनी सरल परियोजना के लिए मुझे संदेह है कि हमें 10 से अधिक की आवश्यकता होगी। ट्रेन ने उन तीनों की ओर देखा और विश्वास नहीं कर सका कि वे क्या कह रहे थे। एक रक्षात्मक दीवार बनाने में 4 दिन से कम समय लगेगा, ये तो बेतुकी बात है। रघुनाथ धाम के सबसे अच्छे और सबसे तेज शिल्पकार को भी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, कम से कम उस स्तर पर तो नहीं जिसे हम बौने स्वीकार्य मानते हैं।
ट्रेन ने सोचा कि ध्रुव और अन्य लोग एक साधारण लकड़ी की दीवार बनाएंगे। आखिरकार वह एकमात्र चीज थी जो वे 4 दिनों में बना सकते थे। उसे समझाने के लिए ध्रुव ने उनके पैरों के नीचे फर्श की ओर इशारा किया। ट्रेन, क्या आपको लगता है कि जमीन इतनी मजबूत है कि उसे एक अच्छी दीवार माना जा सके? उन्होंने पूछा। ट्रेन ने फर्श को देखा और अपने पैर की एक ही ठोकर से उसकी मजबूती का परीक्षण किया। उससे उत्पन्न होने वाली धीमी ध्वनि को सुनने के बाद वह जान गया कि यह जमीन वास्तव में एक बड़ी दीवार बना सकती है। लेकिन ये तो पत्थर से बना है न? ट्रेन ने पूछा। मुझे संदेह है कि आप 1 महीने में पत्थर की दीवार बना पाएंगे, 4 दिन तो और भी कम, जैसा कि आपने कहा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंटू, उसे बताओ। चिंटू ने गला साफ करते हुए कहा, सिर्फ 1 दिन। यह मैदान पहले मिट्टी और कीचड़ से बना था, लेकिन हम 1 दिन में ही इसे ऐसा बना पाए। ट्रेन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और इस झटके से वह तुरंत होश में आ गया। अध्याय 81 ठोस सबूत। अगले दिन ट्रेन भयंकर सिरदर्द के साथ उठा। उसने कल जो सुना उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। यदि वह अब की तरह स्पष्टचित्त नहीं होता तो उसे लगता कि ध्रुव और अन्य लोगों के साथ हुई पूरी बातचीत उसने सपना देखा था। कुछ ही दिनों में पत्थर की दीवार बनाना। ट्रेन को पता था कि यह असंभव था, फिर भी ध्रुव को यकीन था कि वे ये कर सकते हैं। इतना यकीन वास्तव में कि उन्होंने उसे और अन्य बौनों को अपनी आंखों से कंक्रीट के निर्माण को देखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे हवा में उगने लगा, बौने सभी गांव के बाहरी इलाके में एकत्र हुए, जहां अभी भी सब कुछ निर्माणाधीन था। जैसे जैसे अधिक से अधिक मैनकी इस गांव में आते गए, उन्हें अपने गांव में रहने वाले आधे हजार हॉबमैनकी को समायोजित करने के लिए लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। ध्रुव, चिंटू, ललित और बाकी इंजीनियर बंधु कंक्रीट फर्श और सूखी जमीन के प्राकृतिक मिट्टी के फर्श के बीच की सीमा पर एकत्र हुए। जमीन के अगले हिस्से में धातु की छड़ें डाली गई थीं, जिसे वे कंक्रीट के फर्श में बदलने जा रहे थे, जिससे वह अधिक स्थिर हो जाएगा। निर्माण क्षेत्र के मध्य में एक अजीब धातु का उपकरण था, जिसका आकार एक बैरल जैसा था और उसका शीर्ष खुला था, और बिजली के माध्यम से ये लगातार एक निश्चित गति से घूम रहा था। क्या कंक्रीट उस धातु के अंदर है? ट्रेन ने पूछा। ध्रुव ने सिर हिलाया। बौनों ने पूछा, ये किस लिए है? क्या इस प्रक्रिया के लिए इसकी आवश्यकता है? नहीं, चिंटू ने जवाब दिया। जैसा कि हमारे बॉस ने हमें सिखाया है, हमें कंक्रीट को लगातार हिलाते रहना होगा, अन्यथा ये बहुत जल्दी सख्त हो जाएगा। ट्रेन और बौनों ने अविश्वास और संदेह का भाव दिखाया। कंक्रीट इतनी तेजी से सूख गया कि उन्हें इसे तरल अवस्था में रखने के लिए उस यंत्र की आवश्यकता थी। ये बेतुका लग रहा था। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चिंटू और अन्य लोग निर्माण कार्य शुरू करेंगे, ध्रुव ने उन्हें प्रदर्शन शुरू करने का संकेत देते हुए कहा। ध्रुव के निर्देश पर इंजीनियरों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने कंक्रीट मिश्रण को जमीन पर बने गड्ढे पर डालना शुरू कर दिया। चिंटू ने अपने कौशल का उपयोग किया जिससे वह योजना की दृश्य छवि को वास्तविकता में प्रस्तुत कर सके। एक तैयार परियोजना को खाली स्थान पर रख दिया गया, जिससे श्रमिकों के लिए डिजाइन को पहले की तुलना में अधिक आसानी से क्रियान्वित करना संभव हो गया। इंजीनियरों के कुछ अन्य कौशलों के संयोजन से वे जमीन पर कंक्रीट डालने में सक्षम हुए और एक बहुत ही समतल सतह तैयार की, जिसमें ऐसे डिजाइन और सजावट थी जो गांव के रीति रिवाजों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाती थी। बौने देखते रहे, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ रहे, क्योंकि हॉबमैनकीज ने इतनी तेजी और कुशलता से काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें ये जानने के लिए बात करने की भी जरूरत नहीं थी कि एक दूसरे का काम क्या होना चाहिए। वे बस सहज रूप से इसे जानते थे। एम्पायर में और रोमांच का पता लगाने 1 घंटे के बाद गांव के इस हिस्से में अंततः कंक्रीट का फर्श बन गया। उन्हें बस आगे मकान बनाने की जरूरत थी और वे अन्य हॉबमैन की लोगों के निवास स्थान बन सकते थे। वे इतनी तेजी से कैसे काम कर रहे हैं, और उनका जादू, यह उनके काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस तरह के उत्कृष्ट शिल्प को एक बौने शिल्पकार को दोहराने में कम से कम 1 दिन से अधिक समय लगेगा। अब मैं देख सकता हूं कि वे निर्माण की अपनी गति के प्रति कितने आश्वस्त हैं। ट्रेन ध्रुव के पास पहुंची और अपनी गलती स्वीकार की। तुम सही कह रहे हो ध्रुव, जिस गति से तुम ये सड़कें बना रहे हो वह अभूतपूर्व है, उन्होंने ईमानदारी से कहा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। असली जादू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो कंक्रीट के जमने और सूखने का समय है। ट्रेन ने ध्रुव की ओर देखा, थोड़ा उलझन में, क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें बहुत समय लगेगा, है ना? उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि कंक्रीट अभी भी गीला और लचीला था। उनके अनुमान से इसे पूरी तरह से सख्त होने में कम से कम 1 दिन लगेगा, जो अभी भी बहुत प्रभावशाली था। नहीं, हमें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ध्रुव ने कहा। हमें बस एक छोटे से अंतराल की जरूरत है।
उसने अपना हाथ उठाया, उसके शरीर के चारों ओर मौलिक मन प्रवाहित हो रहा था। उसका सर्वोच्च कौशल, मन एकत्रीकरण, उसे कंक्रीट के अंदर हो रही व्यक्तिगत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को देखने की अनुमति देता था। एक सरल मंत्र का प्रयोग करते हुए ध्रुव ने अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित मन को नियंत्रित कर लिया, जिससे जमीन में कंक्रीट धीरे धीरे सख्त हो गया। कुछ ही सेकंड के बाद ये हो गया। ध्रुव नई बनाई गई जमीन पर चला गया और उसने खुद को ठोस स्थिति में पाया। उसने जोर से पैर पटकते हुए महसूस किया कि जमीन उस बल का इतनी कठोरता से प्रतिरोध कर रही थी कि वह अपने मानकों पर खरा उतर रहा था। ये हो गया, उन्होंने ट्रेन से कहा। ट्रेन, जो कुछ हुआ उस पर आंशिक रूप से विश्वास और अविश्वास करते हुए, धीरे धीरे ध्रुव की ओर चला, इससे पहले कि उसके जूते कंक्रीट की जमीन पर पैर रखते। उसे उम्मीद थी कि उसका पैर कंक्रीट पर गड्ढा बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पत्थर की तरह सख्त था। अंततः उसने अपने पूरे शरीर का वजन कंक्रीट पर डाल दिया। ये सच है, उसने खुद से कहा। सिर्फ एक दिन में नहीं, सिर्फ कुछ घंटों में वे पत्थर से भी ज्यादा कठोर चीज बनाने में सक्षम थे। अन्य बौने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सके और वे भी कंक्रीट पर पैर रख दिए। अंततः उन्होंने ध्रुव के कुछ ही दिनों में दीवार बनाने के दावे पर विश्वास कर लिया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी और संभवतः यह एक रूढ़िवादी अनुमान भी था। वे संभवतः 2 दिनों से भी कम समय में दीवार बना सकते थे। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। कंक्रीट नामक इस सामग्री ने निर्माण के बारे में उनकी सारी जानकारी पूरी तरह बदल दी। इस कंक्रीट के कारण पूरा रघुनाथ डॉम 1 महीने से भी कम समय में भूस्खलन के बाद की स्थिति से उबर सकता है। ट्रेन ने ध्रुव की ओर विनती भरे भाव से देखा और कहा, दीवार बनाने में हमारी मदद करो। ध्रुव मुस्कुराया। इसमें कोई सवाल ही नहीं था। 10 हॉबमैन की इंजीनियरों का एक समूह रघुनाथ धाम की यात्रा के लिए तैयार हो गया। ध्रुव, ट्रेन और कुछ अन्य बौने एक अलग गाड़ी में उनके साथ थे। उनके पीछे कुछ और गाड़ियां थीं जिनमें से प्रत्येक में काम के लिए कंक्रीट का एक बड़ा स्टॉक था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः ट्रेन के गांव के अवशेषों तक पहुंच गए। यह अभी भी भूस्खलन से तबाह था, लेकिन कम से कम कीचड़ वाला पानी अब कम हो गया था। ध्रुव पूरे क्षेत्र के ऊपर तैरता हुआ अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण कर रहा था। उसके नीचे उसके इंजीनियर और बौने थे। अंततः उन्होंने सिर हिलाया, चलो शुरू करते हैं।